तो आज की जो क्लास है इसमें हम किसी को पिछले सेशन में से कोई डाउट है? इज एवरीथिंग क्लियर? पिछले जो 6 पीडीएफ्स हैं क्या आप लोगों ने रीड कर लिए हैं? जो पिछले प्रीवियस 6 पीडीएफ्स हैं, हैव यू रेड देम ऑल? ओके, ठीक है। चलो, तो अभी इस जो वीक है इसमें पंजाब के ना ज्यादा न्यूज, मेजर कुछ न्यूज नहीं आए हैं जिसमें आई नीड टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू। ठीक है, तो जिसके कारण हम दो चीजें जो न्यूज में रही हैं, विल बी डूइंग देम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो एस एन ढींगरा कमेटी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक एस एन ढींगरा कमेटी है, ये न्यूज में रही है काफी। तो ये क्यों न्यूज में रही है, ये किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो पहला है ए रैशनलाइजेशन ऑफ एमएसपी इन पंजाब, सेकंड राइट्स ऑफ 1984, सी सैक्रिलेज इशू, एंड डी इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन। तो आप अभी क्विकली जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। जो एस एन ढींगरा कमेटी है ये किससे रिलेटेड है? जल्दी जल्दी बताइए, फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इट्स क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। ज्यादातर किसी का ए है, कुछ का बी आंसर है एंड कुछ का डी आंसर है। ठीक है, तो एस एन ढींगरा कमेटी जो है ये राइट्स ऑफ 1984 से रिलेटेड है। ठीक है, जो अभी नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि उन्होंने जस्टिस एस एन ढींगरा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये रिपोर्ट क्यों बनाई गई थी, कमेटी क्यों बैठी थी कि जो 1984 के सिख राइट, एंटी सिख राइट्स थे उसमें 199 केसेस थे, उनको देखने के लिए जो है, प्रोब करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। इट्स नॉट लाइक कि ये फर्स्ट कमेटी है, ये 11th ऐसा प्रोब है। दिस इज 11th सच प्रोब जो कि 1984 के राइट्स के लिए बनाया गया है टू लुक इनटू द केसेस। इससे पहले जो जो इससे पहले कमेटी बैठी थी ना, उन्होंने क्लीन चिट सबको दे दी थी। ठीक है, जिसके कारण फिर डिमांड थी कि दोबारा से जो है इसमें वी नीड टू लुक इनटू द राइट्स ऑफ 1984। जो फर्स्ट कमीशन है वो 1984 में बैठा था। मैंने आपको बताया ना कि देयर वर 11 सच कमीशन, 11th कमीशन है ये। तो जो सबसे पहले वाला कमीशन है इट वाज सेट अप इन 1984 एंड उसमें जो कमीशन के हेड थे दैट वाज वेद मरवा। ठीक है, नॉर्मली यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते लेकिन पीसीएस है, इसमें आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो बैठी थी, जो कमीशन था उसके हेड थे वेद मरवा, एडिशनल कमिश्नर उस टाइम पे, एंड अभी जो है जस्टिस एस एन ढींगरा, जिसकी रिपोर्ट जो है मोदी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, क्या साउंड का इशू सबको आ रहा है? इज साउंड वेरी लो? आर अदर्स ऑल्सो हैविंग द प्रॉब्लम? ओके, दिस इज वन, आई थिंक जिनको इशू है, आई थिंक उनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आशीर्वाद स्कीम ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। आशीर्वाद स्कीम न्यूज में आई थी, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स देखना है। इसमें ऑप्शन आएगा आगे ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ एंड डी नीदर। तो इसमें अब आपको मुझे बताना है कि जो आशीर्वाद स्कीम ऑफ पंजाब गवर्नमेंट है ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, पहला, द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मनी फॉर द मैरिज ऑफ अ गर्ल हुज एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 50,000। क्या उन लड़की को या उनकी फैमिली को जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से ज्यादा नहीं है, क्या उन्हें इसके अंदर कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है? एंड क्या इसका जो शगुन का अमाउंट हम बोलते हैं, क्या ये 15,000 से 21,000 इंक्रीज कर दिया गया है बाय द पंजाब गवर्नमेंट? ये स्कीम जो है ये पंजाब गवर्नमेंट की ही है। ठीक है, तो इसमें अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी जल्दी बताइए। कुछ लोगों ने बी बोला है एंड जिन लोगों ने बी बोला है आप मुझे बताइए कि ए क्यों गलत है। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि सी है। ठीक है, चलो इसका जो आंसर है दैट इज बी ओनली, क्योंकि जो हम कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर एनुअल इनकम फैमिली की 32,790 से कम है या उतनी या उससे कम है, तब जो पंजाब गवर्नमेंट है अंदर आशीर्वाद स्कीम जो है वो गर्ल की मैरिज पे फैमिली को
प्रोवाइड करती है 21,000 रुपीज। पहले इसका लिमिट जो था वो 15,000 था, फिर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि वो इस अमाउंट को इंक्रीज करेंगे, लेकिन उन्होंने इंक्रीज फिर बाद में किया था। एंड ये वही है कि जो गर्ल चाइल्ड है कि उसको एज बर्डन ना समझा जाए, ठीक है। तो अगर आपको फीमेल फेटिसाइड पे, डाउरी सिस्टम पे, इन सब चीजों पे क्वेश्चन आता है, वुमेन ओरिएंटेड कुछ जो इश्यूज हैं, तब आप इस स्कीम का जो मेंशन है वो कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। लेकिन ये स्कीम न्यूज में क्यों है कि बहुत टाइम हो चुका है, पिछले अप्रैल 2019 से अभी तक किसी को भी जो है ये पैसे अलॉट नहीं किए गए हैं, नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। वैसे ही पंजाब में एक इंटरकास्ट मैरिज स्कीम है कि जहां पे इंटरकास्ट मैरिज होती है वहां पे गवर्नमेंट जो है 50,000 रुपीज प्रोवाइड करती है। तो इसका भी सेम ही इशू है कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी पैसे जो है प्रोवाइड नहीं कर रही है, इशू ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज गुड कि वो प्रमोट करना चाहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस हों एंड वुमेन को एज अ बर्डन ना देखा जाए, वुमेन चाइल्ड को, ठीक है। तो ये सब इश्यूज हैं वहां पे कि आप रिलीज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास अगला बहुत ही मेजर न्यूज है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चैनल्स हैव नॉट कवर्ड इट। तो असम फ्लड्स जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हर साल असम में फ्लड्स आते हैं, ठीक है। ये एक एनुअल फिनोमिना है, हर साल असम में फ्लड्स आते ही आते हैं। लेकिन इस साल के जो फ्लड्स हैं वो थोड़े ज्यादा ही डेवास्टेटिंग हैं, ठीक है। तो पहली बात तो असम में फ्लड्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो आपको जब इसके लिए पढ़ना है, प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ना है, तो व्हाट यू विल डू इज सबसे पहले आप देखेंगे कि फ्लड आ रहा है, फ्लड के कारण क्या है। तो सबसे पहले इसका कारण है मॉनसून, मॉनसून एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। मॉनसून तो आएगा ही आएगा, ठीक है, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो पहले आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में देखना है कि इसका जो ओरिजिन है वो तिब्बत में है, ठीक है। एंड देन इट ट्रेवल्स फ्रॉम हेयर, आप ये स्क्रीन पे मैप देखिए, इट ट्रेवल्स एंड इट टेक्स अ टर्न। जहां पे ये टर्न लेता है देर इज नामचा बरवा, ठीक है। तो वहां से इट विल टेक अ टर्न एंड देन व्हाट इट विल डू, इट विल एंटर इंडिया। इंडिया यहाँ पे ये एंटर किया है और वहां पे इसने ये एक पाथ फॉलो किया है पूरा असम में, और ये जो इसका पाथ है ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इतना डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो एरिया है जहां पे ये ट्रैवल कर रहा है, बहुत ही नॉर्मल पेस पे ये ट्रैवल करता है, बहुत ही हाई एलिवेशन है, ठीक है। प्लेट्यू है, तिब्बत प्लेट्यू काफी ज्यादा हाई एलिवेशन पे है, 3 से 4 किलोमीटर का एलिवेशन है यहाँ पे। फिर जब ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र टर्न लेता है तो फिर जो एकदम से ड्रास्टिकली जो सी लेवल है उससे यहाँ पे जो हाइट है दैट इज ओनली अराउंड 150 मीटर्स, ठीक है। तो कहाँ 3 से 4 किलोमीटर की एलिवेशन पे था, अब कहाँ पे है, सीधा आ गया 100-150 मीटर की एलिवेशन पे। तो इतना स्टीप जो है नीचे आता है, इतनी स्पीड से नीचे आता है, एंड बहुत सारे यहाँ पे सेडिमेंट्स भी अपने साथ कैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेडिमेंट्स कैरी करता है एंड यहाँ पे फिर फ्लड प्लेन्स में जो है इसका कोई भी एक प्रॉपर पाथ नहीं है जो कि ब्रह्मपुत्र हर साल फॉलो करता हो, हर साल डेविएट होता है। और हमारे पास कोई और कॉन्क्रीट तरीका नहीं है कि इसको हम कंट्रोल कर पाए, क्योंकि आज तक गवर्नमेंट ने किया क्या है इसको कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट ने बना दिए हैं एम्बैंकमेंट्स, ठीक है। आपने साइड पे टेम्परेरी एम्बैंकमेंट्स बना दिए कि उसके फ्लो को जो है आप रिस्ट्रिक्ट कर पाओ। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एम्बैंकमेंट्स बना दिए। तो एक यहाँ पे आपने, ये रिवर आपका जा रहा है तो यहाँ पे आपने इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे एम्बैंकमेंट बना दिया कि इस साइड को और इस साइड को जो है रिवर का फ्लो ना हो। अब ब्रह्मपुत्र का इतना ज्यादा वॉल्यूम है पानी का, एंड मॉनसून जब अच्छे आ जाते हैं या अबव एवरेज आ जाते हैं तो पानी और आता है। तो वो अगर जो रिवर है इधर नहीं मूव कर पाता, इधर नहीं मूव कर पाता, तो ऊपर को जो है लेवल जो है रिवर का राइज करना शुरू हो जाता है। और कई बार ज्यादातर होता है कि एम्बैंकमेंट्स जो है उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर देता है। एक, अगर आप देखो जो डिब्रूगढ़ है वहां पे एम्बैंकमेंट्स बने हुए हैं, तो आपने रिवर के फ्लो को ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे ही डिब्रूगढ़ खत्म हुआ, एम्बैंकमेंट्स खत्म हो गए, तो एकदम से इसका जो फ्लो है फिर ब्रह्मपुत्र का आगे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मॉनसून है, ब्रह्मपुत्र एक रीजन है, प्लस हमेशा एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, ठीक है। अब हमने
रिवर के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। हमने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जगह-जगह पे होटल्स बना दिए हैं, कंस्ट्रक्शंस कर दिए हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है? जिसके कारण जो है उसका पाथ आप डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हो, तो फिर जब भी थोड़ा-सा पानी का लेवल राइज़ होता है, तो फिर जो ह्यूमन लॉस है और जो प्रॉपर्टी का लॉस है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये तो एनुअल फिनोमेना है ही है, फ्लड तो आना ही है, ठीक है? लेकिन हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंस्ट्रक्शंस करके हमने जो एरिया है जहाँ से असम में जो ब्रह्मपुत्र मूव कर सके, वो हमने कम कर दिया है। क्योंकि सबको पता है कि ब्रह्मपुत्र कभी भी ऐसे सीधा नहीं मूव करता है। इसने कभी ऐसे मूव करना है, कभी इधर को मूव करना है, तो इसको हमेशा से एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए मूव करने के लिए, एक तरीके का बफर चाहिए उसको मूव करने के लिए, जो हमने एंथ्रोपोलॉजिकल रीज़न से उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। दूसरी जो चीज़ न्यूज़ में रही है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है, उसपे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है? ऑल्दो यहाँ पे सबसे मेन क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मल्टीपल नेशनल पार्क्स है, जो पीडीएफ में तो मैं आपको सारे नेशनल पार्क्स जो है उनका हम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे ज्यादा न्यूज में है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसके लिए ये जो एनुअल फ्लड्स का फिनोमिना है ये रिक्वायर्ड है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड है कि हर साल फ्लड्स आए, वहां पे जो है सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो और फिर इनकी जो वाइल्ड लाइफ है उसको उससे फायदा होता है। लेकिन पहले क्या होता था, फ्लड आया, ठीक है? फ्लड आया और वाटर लेवल रेज कर गया। तो जो जितने भी एनिमल्स थे, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो व्हाट दे यूज टू डू इज कि वो हायर एरियाज में मूव कर जाते थे। जो आपके राइनोज हैं, दे यूज टू मूव इन ऑन टू दी हायर एरियाज। लेकिन अब इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज के कारण जो है पानी का लेवल जो है वो इतना ज्यादा राइज कर चुका है कि अब उनके पास जगह ही नहीं है कहीं और मूव करने के लिए, तो दे डाई, ठीक है? दूसरा, अब एक चीज होती थी कि इफ द वाटर इज हायर इन काजीरंगा नेशनल पार्क, तो कार्बी ओंगलोंग हिल्स हैं, कार्बी ओंगलोंग हिल्स की तरफ मूव कर जाते थे जो राइनोस थे और जितना भी वहां पे और वाइल्ड लाइफ था। लेकिन अब हमने क्या कर दिया है, हमने बीच में नेशनल हाईवे 37 बना दिया है। अब नेशनल हाईवे 37 पे ट्रैफिक होता है, ह्यूमन एंड जो एनिमल है उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसके कारण उनका मूवमेंट वहां पे भी रिस्ट्रिक्ट हो गया है। जो एनिमल्स का नेचुरल अडेप्टेशन था वो जो है वो हमने कम कर दिया है और फ्लड से जो है उन्हें ज्यादा नुकसान होता है। तो हमें वाइल्ड लाइफ का नुकसान भी हो रहा है, हमें ह्यूमन लॉस भी हो रहा है, हमें मटेरियल लॉस भी हो रहा है। तो ये सब चीजें हो रही हैं हमें फ्लड्स की वजह से, जिसका एक बहुत बड़ा और कारण भी है अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मपुत्र, अपार्ट फ्रॉम द मॉनसून, अपार्ट फ्रॉम द टोपोग्राफी, इट इज द एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स, इट इज द क्लाइमेट चेंज। क्योंकि एक एनुअल फिनोमिना है जो वहां पे फ्लड प्लेन्स में इंपॉर्टेंट था, फर्टिलिटी प्रोवाइड करता था, वो इतना ज्यादा डेवास्टेटिंग कैसे हो गया है। 2012 में भी बहुत ज्यादा ह्यूमन का और मटीरियल और मनी का लॉस हुआ था, ठीक है? तो अभी जो काजीरंगा नेशनल पार्क के सर्वाइवल के लिए फ्लड्स इंपॉर्टेंट थे, वहां पे भी वो डेट्रीमेंटल साबित हो रहे हैं। नॉर्मली जो फ्लड्स थे वो रीजनरेट करने में हेल्प करते थे, ठीक है? रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज थी कि नया सॉइल आ रहा है, ठीक है? एंड वेटलैंड है वहां पे, और वहां पे जो वाटर बॉडीज है वो रिचार्ज हो जाती थी। लेकिन अब वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो क्या अब गवर्नमेंट ने इतने साल कुछ किया ही नहीं? क्या गवर्नमेंट ने कभी ट्राई नहीं किया कि हम असम के फ्लड्स को टैकल करें? सबसे पहली बात, ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो है 1982 में उसने सजेस्ट किया कि डैम्स बना दो, रिजर्वॉयर्स बना दो, तो फ्लड्स को जो हम मिटिगेट कर देंगे, पानी का जो फ्लो जो है उसे हम मैनेज कर पाएंगे। लेकिन मल्टीपल रीजन है, एनवायरमेंटल रीजन है, जिसके कारण जो डैम्स और रिजर्वॉयर बनाने के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन वो दे कुड नॉट टेक ऑफ, ठीक है? मल्टीपल इश्यूज थे उनके साथ। सिल्टेशन का इशू होगा वहां पे बहुत मेजर, बहुत ज्यादा लोग डिस्प्लेस होंगे, वहां की टोपोग्राफी ऐसी है, तो हम डैम्स और रिजर्वॉयर्स जो हैं उस लेवल पे नहीं बना पाए। उसके बाद हमने एक आइडिया निकाल लिया कि एम्बैंकमेंट्स बनाओ, बांध बनाओ। बांध क्या होते हैं? बांध तो टेम्परेरी चीज है। हमने इसको लॉन्ग टर्म अप्रोच ही बना लिया असम में कि एम्बैंकमेंट्स बनाते जाओ, बांध बनाते जाओ, ठीक है? जो कि एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होना चाहिए था 80s के अंदर, कि लॉन्ग टर्म में हमारे पास कोई और अप्रोच होनी चाहिए। फिर हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने बोला कि डिगिंग करो, ड्रेजिंग करो। ड्रेजिंग करो मतलब कि और जो उनका पाथ है ना ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे खुदाई करो कि और गहरा हो जाए उसका पाथ, कि यहीं पे रिस्ट्रिक्टेड रह जाए। लेकिन होता क्या है, आप जितनी मर्जी ब्रह्मपुत्र में और खुदाई करते जाते हो,
पीछे से सेडिमेंट इतना ज्यादा आ जाता है, पानी इतना ज्यादा आ जाता है कि बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि ये जो पानी है ये इधर इधर मूव करेगा ही करेगा। तो ये जो है इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो एक तो हमारे यहाँ पे पॉलिसी का इशू है बहुत ज्यादा। पॉलिसी का मेजर बहुत बड़ा फ्लॉ है कि आपको पता है कि सदियों से यहाँ पे फ्लड्स आते हैं और यहाँ पे हर साल नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारे पास स्टिल वी डोंट हैव अ कोहेरेंट पॉलिसी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का पॉलिसी का इशू रहा है यहाँ पे। प्लस कभी भी मीडिया अटेंशन नहीं मिलता है यहाँ पे। एक होता है ना कि जहाँ पे गवर्नमेंट फेल कर रही है वहां पे एज सिटीजन्स हमें, मीडिया एज द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उन्हें सामने आना चाहिए। तो हमने एक तरीके का जो नॉर्थ ईस्ट को जो है ट्रीटमेंट जो है वो स्टेप मदरली कह सकते हैं ट्रीटमेंट मिला है अभी तक। तो वहां के इश्यूज जो है हमेशा से ही ज्यादा हाईलाइट नहीं हुए हैं। तो अब हमें करना क्या चाहिए? सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहले हमें बेसिन वाइड अप्रोच चाहिए, इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र क्या करता है, ऐसे मूव करना शुरू करता है, इंडिया में आता है, ऐसे टर्न करता है, देन फिर बांग्लादेश से होता हुआ जाके जो है बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। तो ये उसका पाथ है। यहाँ पे तिब्बत है इन्वॉल्व, चाइना इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है, एंड बांग्लादेश इन्वॉल्व है। तो क्या हम सिर्फ इंडिया यहाँ पे स्टेप्स लेने से कुछ चलेगा? नहीं, हमें तिब्बत और चाइना को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर चाइना यहाँ पे अपने डैम्स और प्रोजेक्ट्स लगाते जाए और पानी का जो है फ्लो रोक दे और यहाँ पे सेडिमेंट का इशू होना शुरू हो जाए, चलेगा? नहीं चलेगा। इंडिया यहाँ पे पानी रोक दे, बांग्लादेश को पानी प्रॉपर ना पहुंचे, तो भी ये नहीं, दिस अप्रोच इज नॉट गुड। तो हमें एक बेसिन वाइड अप्रोच लेना है। जितनी भी बेसिन शेयरिंग कंट्रीज हैं उन्हें हमें ऑन बोर्ड लेना है एंड ओवरऑल इसके पानी को मैनेज करने के बारे में सोचना है। हमें टेम करने की कोशिश नहीं करनी है ब्रह्मपुत्र को, क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो बहुत ज्यादा हाई है। और जहां पे भी हम बहुत जो है टेम करने की कोशिश करते हैं वहां पे हम फेल करेंगे। ठीक है, आपने केदारनाथ में देखा है, उसे भी जो है नॉर्थ इंडिया का सुनामी बोला जाता है। ठीक है, तो हमें बेसिन वाइड अप्रोच लेके चलना है। नेचुरल फ्लो जो है वाटर का वो रहने देना है। उसके अराउंड हमें जो है अपना डेवलपमेंट करने की कोशिश करनी है। उसके पाथ को डिस्ट्रक्ट करके हम कभी भी जो है डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें फ्लड प्लेन जो है, फ्लड प्लेन को मैनेज करना है। ठीक है, फ्लड प्लेन की जोनिंग होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा एरिया में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी। ठीक है, कितनी एक्टिविटी कहाँ पे अलाउड होगी। जैसे अगर ये एरिया है, ये मैंने पाथ ड्रॉ किया ना ब्रह्मपुत्र का, आप बता दो कि इतने एरिया में जो है यहाँ पे आप बिल्कुल भी टूरिज्म प्रमोट नहीं करोगे, यहाँ पे कोई भी जो है इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी। इस एरिया में जो है आप इतना ही जो है इतने लेवल के घर बना सकते हो, ये वाले सिस्टम्स चलेंगे। ठीक है, इस वाले एरिया को आपने कैसे मैनेज करना है। तो पूरे फ्लड प्लेन जो है जहां पे भी वो मूव करता है, आपको एक मैपिंग और जोनिंग करने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में हम जो है वही सोल्यूशंस अभी हम नहीं चला सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज स्टेजेस ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक। अब आपको पता है कि न्यूज में क्या रहा है कि जो अब कोरोना वायरस है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। तो जो गवर्नमेंट है वो डिनाई कर रही है कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। तो अब हमें देखना है कि डिफरेंस क्या है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं कोरोना वायरस के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको पेपर में। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है कोरोना वायरस का आने का, आउटब्रेक का, वो होता है इंपोर्टेड केसेस। जो लोग तो ट्रैवल करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, जैसे कोई चाइना चला गया, ठीक है, कोई यूरोप चला गया, वहां पे ट्रैवल करने वाले लोगों से जो ट्रांसमिशन होता है दैट इज इंपोर्टेड केसेस। द वायरस गेट्स ट्रांसमिटेड बाय पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम कंट्रीज अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। कि जहां पे अफेक्ट है कोरोना वायरस का, वहां आपने ट्रैवल किया, वहां से आपने कोरोना वायरस आपको हो गया। ठीक है, स्टेज 1 जो हम फेब्रुअरी में बात कर रहे थे ना, तब ये इंपोर्टेड केसेस था। फिर आता है लोकल ट्रांसमिशन। लोकल ट्रांसमिशन में क्या हुआ कि जो लोग ट्रैवल करके आए उनसे जब आप कांटेक्ट करते हो, समझ लीजिए आई ट्रैवल टू चाइना, आई केम टू इंडिया, मुझसे जिन लोगों ने कांटेक्ट किया उन्हें कोरोना वायरस हो गया, तो ये हुआ लोकल ट्रांसमिशन, दैट इज स्टेज 2।
तभी आप देखिए आरोग्य सेतु ऐप में आपको क्या पूछा जाता था कि हैव यू ट्रेवल्ड इन द पास्ट 14 डेज, तो वो इसीलिए ये चेक करने के लिए कि इंपोर्टेड केसेस हैं, लोकल ट्रांसमिशन है, क्या इशू है, वो यहाँ पे देखा जाता था। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, हमारे पास है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में क्या होता है कि मैं अगर मुझे कोरोना वायरस हुआ है, मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आई हूं जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ठीक है। इस स्टेज पे लार्ज स्केल स्प्रेडिंग जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन में होना शुरू हो जाता है। आपको पहले पता था कि मुझे कोरोना वायरस इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ट्रैवल किया है फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में जिसने ट्रैवल किया है मैं उसके साथ कांटेक्ट में हूँ, तीसरे स्टेज में मैंने किसी ट्रैवल करने वाले पर्सन से कांटेक्ट नहीं किया है, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे अगर वायरस ने इम्पैक्ट किया है तो उसका सोर्स क्या है। मैं किसी ट्रैवल हिस्ट्री वाले को नहीं मिली हूँ, मैंने खुद ट्रैवल नहीं किया है, मैं एक कन्फाइंड मेरा एक रूटीन है कि यहाँ से वहां एंड आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, स्टिल आई गॉट कोरोना वायरस, मुझे नहीं पता कहाँ से आए। तो वो जो स्टेज है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का स्टेज आ चुका है, ठीक है। अब इंडिया में ये जो है इंडियन जो मेडिकल एसोसिएशन है, डॉक्टर्स हैं, वो बोल रहे हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन का स्टेज है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसे डिनाई करती है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। चौथा स्टेज हमारे पास क्या है, हमारे पास है एपिडेमिक का स्टेज है कि बहुत डेडली और जो सबसे लास्ट स्टेज हो सकता है वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, नंबर ऑफ केसेस जो हैं यू आर अनेबल टू हैंडल एज अ कंट्री, आप हैंडल नहीं कर पाते हो। जैसे चाइना में एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है। बिल्कुल भी अब आपको नहीं पता है कि कहाँ से केसेस आ रहे हैं, कंट्रोल कैसे करना है। आप जो भी चीजें करते हो उसे कंट्रोल करने के लिए जो आप स्टेप्स लेते हो, जो आप मेजर्स लेते हो, वो आपके फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो वो होता है फाइनल स्टेज। तो अभी हम स्टेज 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कोरोना वायरस में एक बहुत मेजर इशू क्या है, आपको मैंने पिछली बारी प्लाज्मा बैंक करवाया था, आपको याद है सबको, प्लाज्मा बैंक हुआ था एंड एंटीजेंस हुआ था, ये टॉपिक डू यू ऑल रिमेम्बर, प्लीज कमेंट, ठीक है। ये हुआ था। अब क्या होता है, आपको किसी चीज की वैक्सीन मिली, आपकी बॉडी ने इम्यूनिटी जो है वो डेवलप कर ली, उस चीज को लेके आपके जो बॉडी है उसने एक तरीके की इम्यूनिटी डेवलप कर ली, ठीक है। लेकिन अब कोरोना वायरस से उसने कम्युनिटी ने इम्यूनिटी आपकी बॉडी ने डेवलप कर ली, हुआ क्या, कोरोना वायरस में म्यूटेशन हो गया, थोड़ा सा जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, इसमें चेंजेस आ गए, ठीक है। आपकी बॉडी ने तो पुराने कोरोना वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यूनिटी डेवलप की थी। अब अगर आपकी बॉडी, आपका जो कोरोना वायरस है उसमें म्यूटेशन हो गया, कोरोना वायरस ने ही खुद को अगर चेंज कर लिया, तो फिर आपकी बॉडी को दोबारा एक नया सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो है वो। अब आप, क्योंकि हर बार अब कोरोना वायरस का प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। हो सकता है म्यूटेशन बहुत ही माइनर हो कि आपकी बॉडी को फर्क ना पड़े, पुराना जो सिस्टम है इम्यूनिटी का वही उसको फाइट कर ले। हो सकता है कि ये ज्यादा चेंज हो जाए, ज्यादा चेंज हो जाएगा तो फिर जो आपकी पुरानी डेवलप्ड इम्यूनिटी है वो फेल हो जाएगी। तो अब यही हो रहा है, कहीं कहीं पे न्यूज आ रही है कि जो कोरोना वायरस के केसेस हैं ये रीलैप्स हो रहे हैं। आपको बार बार जो है उन्हीं लोगों को दोबारा से, चाइना तो है न्यूज बाहर ही नहीं आने देता है, चाइना तो न्यूज बाहर नहीं आने देता, इवन कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो हमें बहुत लेट पता लगा था, ठीक है। तो हो सकता है कि कोरोना वायरस म्यूटेट कर जाए और दोबारा से जो है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़े, ठीक है। ऑल्दो कुछ पॉजिटिव साइंस हैं कि जो ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन डेवलप की है एंड दैट विल बी गुड फॉर कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए। अब वैक्सीन का भी जो ट्रायल होता है जो ऑक्सफोर्ड ने किया है, नॉर्मली जो ट्रायल है वो बहुत लंबे चलते हैं, सालों साल चलते हैं। पहले आप लैब में ट्राई करते हो, फिर आप एनिमल टेस्टिंग करते हैं, फिर आप ह्यूमन ट्रायल्स करते हो, फिर आप इनके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हो, ठीक है, कि किस पर्सन को कितना डोज देना है, कैसे ट्रीट करना है, चाइल्ड को कैसे करना है। लेकिन इस टाइम पे इतना ज्यादा ग्रेव सिचुएशन है कि हमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में छोटे से ही क्लिनिकल ट्रायल्स करके हमें इसको मार्केट में लॉन्च करना पड़ रहा है। जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी जो है अपना वैक्सीन लॉन्च किया है, हर कंट्री लगी हुई है, रशिया ने क्लेम कर लिया, हमने बना लिया, इंडिया ट्राई कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये करना ही पड़ेगा, ऑल्दो जो ट्रायल्स हैं दे शुड गो ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, कुछ और लोग भी बोल रहे हैं कि जो वॉइस है उसका इशू है, इज एवरीवन हैविंग दिस इशू? क्या सब, गौरव ने आए से पहले आई थिंक हरप्रीत ने भी कमेंट किया था, तो
I think some people are having issues, some are not. I think there is no problem with the system here. The mic is working fine. I think आप लोगों के जिनको इशू है ये आपके सिस्टम में है, आपके ईयरफोन्स वगैरह जो भी आप यूज करें वहां पे है. आई एम यूजिंग एन ईयरफोन. ठीक है, चलिए. तो ये स्टेजेस ऑफ कोरोना वायरस आउटब्रेक हैं और अभी आई होप कि अभी जो ट्रायल्स हैं दे बी सक्सेसफुल. ठीक है, तो इसके बाद एक अभी रिपोर्ट आई है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020. ठीक है, अब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 आया है. इसे रिलीज कौन करता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि वी हैव टू ऑर्गेनाइजेशंस. वन इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द सेकंड वन इज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव. तो ये ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये रिलीज करते हैं. एंड कंट्रीज कितनी इन्वॉल्व हैं इसमें? 75 कंट्रीज जो हैं उनके पॉवर्टी के ट्रेंड्स जो हैं वो स्टडी किए जाते हैं कि ट्रेंड क्या रहा है, वो चीज हम स्टडी करते हैं. ठीक है, अब उस रिपोर्ट में बोला क्या क्या है ये हम बाद में देखते हैं. उससे पहले आपको देखना है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या है. अब इसमें अलग क्या है, बाकी जो हमारे इंडेक्सेस है उससे क्या डिफरेंट है? एक तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इनकम और इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, हम ये बात बोलते हैं कि जो पॉवर्टी है उसके मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं. सिर्फ पैसा जो है उससे आप ये नहीं जज कर सकते हो कि पॉवर्टी है या नहीं है. ठीक है, तो हम मल्टीपल डायमेंशंस लेके चलते हैं पॉवर्टी के. ठीक है, हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं और उन 3 डायमेंशंस में हमारे पास 10 आगे इंडिकेटर्स हैं हमें पॉवर्टी को जज करने के लिए. ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास इंडिकेटर है वो है एजुकेशन. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास हेल्थ, उसके बाद हमारे पास है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो एजुकेशन है उसमें हम ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखते हैं एंड चाइल्ड एनरोलमेंट देखते हैं, उन्हें हम अलग अलग वेटेज प्रोवाइड करते हैं. हेल्थ में हम चाइल्ड मोर्टेलिटी देखते हैं, न्यूट्रिशन पे हम जज करते हैं. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल एंड एसेट्स, ये सब चीजें भी हम मेजर करते हैं. सिर्फ किसी की पढ़ाई और खाने को मिल रहा है ये नहीं. जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का. ठीक है, तो यहाँ पे आप बिजली है या नहीं है, फ्लोरिंग है या नहीं है, पीने को साफ पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सैनिटेशन आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सब चीजें जो है ये हम इसके अंदर देखते हैं. ठीक है, कि मल्टी डायमेंशंस हम पॉवर्टी की चेक कर रहे हैं. ठीक है, ये इंडेक्स बताता है कि कितने पर्सन जो हैं, प्रोपोर्शन ऑफ लोग जो हैं वो पुअर हैं. ठीक है, और एवरेज नंबर ऑफ डेप्रिवेशन जो है पुअर पर्सन की कितनी है, कि जितने गरीब लोग हैं उनके पास वो किस किस लेवल पे डिप्राइव्ड हैं. क्या एजुकेशन में डिप्राइव्ड है, क्या हेल्थ में डिप्राइव्ड है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिप्राइव्ड है. ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है इसमें हम कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा ब्रॉड एक डेफिनेशन लेके चलते हैं पॉवर्टी का. हम पहले, आपको पता है कि जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो बोलता है कि अगर आप 1.9 डॉलर्स पर डे से अगर आप कम कमाते हैं तो आप पुअर हैं. तो ये तो इसी लेवल पे हम पहले तो बहुत ज्यादा गरीब हैं. लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ बहुत ज्यादा इनकम को ही जज कर रहा है. लेकिन क्या सिर्फ हमें खाने को मिल जाए तो हम पुअर नहीं है? क्या रहने की कंडीशन, लिविंग कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है? आपके एरिया में सैनिटेशन है नहीं है, क्या ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है? तो वो सब चीजें जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आपको देखने को मिलती हैं. तो अब इसमें आपको एक तो बेसिक पूछा जा सकता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या डायमेंशन है. ये तो आप सब कर लोगे. एक जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना हो तो आपको वो पूछेंगे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जो मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं वो कहाँ पे रहते हैं. ठीक है, उसके बाद बर्डन जो है उसका किस पे ज्यादा पड़ता है. ठीक है, तो पहली बात पॉजिटिव क्या है कि 65 आउट ऑफ द 75 कंट्रीज जो है उन्होंने ये बोला है कि उनके जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेवल्स जो है वो कम हुए हैं 2000 और 2019 के बीच में. तो ये पॉवर्टी का है.
और सबसे ज्यादा दुनिया में पॉवर्टी का है, चाहे आप इनकम पे बात कर लो, चाहे आप मल्टी डायमेंशन पे बात कर लो, सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया, यहाँ पे दुनिया के मल्टी डायमेंशनल 84.3% लोग रहते हैं। और डिसप्रपोर्शनेट जो बर्डन है वो किस पे पड़ता है? चिल्ड्रन पे। ठीक है, अब हम एक आगे यूएन की और रिपोर्ट भी करेंगे, तो आप फिर उन दोनों को कनेक्ट करके चलेंगे जो आपके एसेज में आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो पहली बात तो आपने क्या देखना है कि यूनाइटेड नेशंस ने निकाला है, ऑक्सफोर्ड ने इस रिपोर्ट को निकाला है। पॉवर्टी ट्रेंड्स स्टडी करते हैं हम, पूरी दुनिया के नहीं, 75 कंट्रीज का इसके अंदर डेटा आता है। हम 3 अलग अलग डायमेंशन पे स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लेवल है वो ज्यादातर कंट्रीज में रिड्यूस ही हुआ है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो लेवल है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है पिछले 20 सालों में, पिछले 2 डेकेड्स में। डिसप्रपोर्शनेट बर्डन ऑफ पॉवर्टी कहाँ पे है? सब सहारन अफ्रीका। ठीक है, जो सहारा है, डेजर्ट है जहाँ पे, वहां का जो अफ्रीका का पार्ट है वहां पे, एंड साउथ एशिया जो है यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेट बर्डन है ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इंडिया ने ये देखा है कि 2005-6 से लेके 2015-16 तक के बीच में 270 मिलियन लोगों को इंडिया ने सक्सेसफुली बाहर निकाला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के। ठीक है, और इतना हमारे लिए पॉवर्टी का डेटा जब आप लिखेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर मेंशन करेंगे कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 1, पहला ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो बोलता है कि हमें पॉवर्टी जीरो करनी है बाय 2030। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि 65 कंट्रीज ने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी को। तो ये एक स्टेप है टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1। आपको जो मेजर गोल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। पहला जो है जीरो पॉवर्टी है। ठीक है, दूसरा जो है वो हंगर से रिलेटेड है। तो एजुकेशन से, हंगर से, पॉवर्टी से, वुमेन से जो रिलेटेड है वो आपको याद करने हैं, क्योंकि आपको जब एसेज लिखने हैं तब आप ये चीज मेंशन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स वहां पे मिलेंगे। ठीक है, इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, ये याद रखना है आपको, ऐसे में मेंशन करना हो। आपको पॉइंट भी पूछा जा सकता है कि इंडिया, आपको सिर्फ ऐसा लिख दें क्वेश्चन में कि इंडिया हैड सॉ अ वेरी माइनर चेंज इन दी ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन दीज ईयर्स। तो आप बोलेंगे माइनर तो नहीं है, 270 मिलियन है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ऐसे तंग करने के लिए लिख दें कि इन दी लेटेस्ट डेटा आप देख रहे हैं कि कोविड-19 का नेगेटिव इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा ऑन दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो इस जो आपका इस बार का जो डेटा आया है उसमें कोविड-19 तो हमने अभी काउंट किया ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेटा आपने पहले कलेक्ट किया है, और जो अब आया है आपके पास रिपोर्ट आई है, और कोरोना तो आपको पिछले 4-5-6 महीने में, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इस रिपोर्ट में अभी हमने नहीं देखा है। तो आपको बताने की ये कोशिश की जा रही है कि आपको सिर्फ घुमाने के लिए, आपको वो करने के लिए, फंसाने के लिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ड्यू टू कोविड-19 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वर्ल्ड में इंक्रीज कर गई है अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट ऑफ 2019 या 2020। तो वो नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस बाद में आया है। ये रिपोर्ट जो है ये पहले की है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020। ठीक है, अगला जो हमारे पास है दैट इज गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन इन आर्मी। ठीक है, एक होता है आपके पास शॉर्ट सर्विस कमीशन, फिर अब जो वुमेन देवर फाइटिंग कि हमें परमानेंट कमीशन चाहिए वुमेन ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी में। ठीक है, एयर जो हमारी स्ट्रीम्स हैं हमारे पास वो कितनी है आर्मी में? आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स एंड जज एंड एडवोकेट जनरल। तो हमारे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स थी आर्मी में, जिसमें से परमानेंट कमीशन अलाउड कहाँ था? सिर्फ आपको जज एंड एडवोकेट जनरल में और आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स में, यहीं पे परमानेंट कमीशन जो है वुमेन को अलाउड था। बाकी जहां जगह पे सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन था। अब इसका नुकसान क्या होता था? शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है, आप 10 साल तक ही है आप आर्मी में काम करते हैं। ठीक है, और बाद में उसको एक्सटेंड करके 14 इयर्स तक इन सम केसेस कर दिया जाता था। लेकिन जो परमानेंट कमीशन है वुमेन को वो नहीं प्रोवाइड किया जाता था। इससे नुकसान क्या होता था वुमेन को? एक तो काफी सारे एरियाज रिस्ट्रिक्टेड थे जहां पे वुमेन को आर्मी में एंटर नहीं करने दिया जाता था। सेकंड, अब आपको अगर पेंशन चाहिए
आपको मिनिमम 20 इयर्स का सर्विस देना है आर्मी में। तो अब जब वुमेन को अलाउड ही 10 इयर्स है, तो वो 20 इयर्स कैसे काम कर सकती थी? उनको तो कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिली, ठीक है? तीसरा, हायर पोजीशन पे जो है, जो हायर जो इश्यूज हैं, जो आपके पास पोजीशंस हैं, वहां पे भी वुमेन नहीं जा पाती थी, बिकॉज उनको सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता था, उनको परमानेंट कमीशन जो है नहीं मिलता था, ठीक है? अब बहुत टाइम से वुमेन वर डिमांडिंग कि हमें परमानेंट कमीशन चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से वो डिमांड कर रहे थे कि वी वांट टू वर्क इन ऑल द एरियाज ऑफ द आर्मी, ठीक है? लेकिन हमें वो जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है? तो इस कारण बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे, वुमेन डिमांड कर रहे थे कि हमें आर्मी में पार्टिसिपेट करना है, हम वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, तो व्हाई वी आर नॉट लेटिंग देम फाइट इन ऑल द प्लेसेस, हम सारे स्ट्रीम्स में उनको पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है? तो ये सब इश्यूज़ जो है यहाँ पे थे, जो अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि गवर्नमेंट को सैंक्शन कर दिया है कि वुमेन ऑफिसर्स जो हैं उन्हें परमानेंट कमीशन जो है ग्रांट कर दिया गया है 10 के 10 स्ट्रीम्स के अंदर। पहले जो है सिर्फ 2 स्ट्रीम्स में था, कौन सी? जज एंड एडवोकेट जनरल एंड दी आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स। तो ये आपके पास था, अब आपको सब में अलाउ कर दिया गया। ये वुमेन इक्वालिटी की तरफ एक बहुत ज्यादा मेजर स्टेप है, ठीक है? नाउ दे विल आल्सो बी एबल टू सर्व द नेशन। अभी किसी को डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, एंड आई थिंक कुछ लोगों को इशू आ रहा है, मोस्ट ऑफ यू आई थिंक आर एबल टू अंडरस्टैंड, सम पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ इशू। जिनको आप सिर्फ वही लिखो, यस वही लिखे जिनको इशू आ रहा है। अच्छा सतीश, आपका क्या डाउट है? सतीश कुमार, आपको क्या डाउट है? किस किस को इशू है? काफी लोगों को इशू है। परमानेंट कमीशन में तो नॉर्मल जितना मेन को होता है उतना दे विल रिटायर एट द एज जो सर्विस में रिक्वायर्ड होती है। सतीश अनम्यूट कर लीजिए, आप बताइए क्या इशू आ रहा है आपको। चलो सतीश, आपने वो नहीं किया। और किसी को कोई डाउट है? आप बताइए। अगर साउंड लो है कोई बात नहीं, क्लास आज शॉर्ट ही है। जो हेलो, अब जो किसी को जो रह भी जाएंगे टॉपिक्स बिकॉज ऑफ द शॉर्ट क्लास, आई विल रिकॉर्ड देम एंड गेट इट अपलोडेड ऑन द पोर्टल, ठीक है, विद पीडीएफ। अब किसी को कोई डाउट है बताइए, नहीं तो फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने, आई हैड मेड अ वीडियो ऑन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। क्या आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पढ़ा है, या फिर आई नीड टू एक्सप्लेन इट इन दिस लेक्चर ऑल्सो? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है, आपको पता है विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था, तो क्या आप लोगों ने वो सुना है? क्या डू यू वांट टू मी टू एक्सप्लेन फेक एनकाउंटर्स वाला जो भी इशू था, वो करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अच्छा, वो भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, किसी को कोई डाउट है? नहीं तो जल्दी से फिर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं, कुछ लोगों ने वीडियो देखी है, कुछ ने नहीं देखी है, ठीक है? तो व्हाट वी विल डू इज कि हम थोड़ा सा ना हल्का सा मैं आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के बारे में बता दूंगी। बाकी जो है पीडीएफ में तो आई विल गिव यू अ डिटेल, ठीक है? जो मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ अभी, आप प्लीज वही पढ़िए, इसके अलावा आप अभी और कुछ नहीं पढ़ेंगे, मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ। चलो, अब हम जो अगला टॉपिक करेंगे, दैट इज अचीविंग जीरो हंगर बाय 2030, ठीक है? इसमें जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको याद रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, जीरो हंगर बाय 2030। तो ये जो सबसे मेजर रिपोर्ट है, जो हंगर एंड माल न्यूट्रिशन को ट्रैक करने के लिए, वो अभी आई है, दैट इज द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेज में कोट करनी है आपको ये वाली रिपोर्ट, जब भी आपको मौका मिलता है कि आपको अगर पूछा जाता है कुछ भी एसेज के बारे में, ठीक है?
तो अचीविंग जीरो हंगर बाय 2030, ठीक है, ये यूएन की रिपोर्ट आई है। उसका जो टाइटल है दैट इज स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। हंगर, इसने बोला है कि हंगर और माल न्यूट्रिशन जो है दुनिया में बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट इतनी ज्यादा कमांड क्यों करती है, क्योंकि इसको जो इशू करने वाली है, इसको प्रोड्यूस किया है जॉइंटली फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफ यूएन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड दैट इज यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मिलके इसे प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, जीरो हंगर को अचीव करना। तो अब ये रिपोर्ट बोलती है कि हम उस गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे। क्यों नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्टीप राइज हुआ है। उन्होंने बोला है कि 2019 में 2019 में एक सेकंड, why is this not 6 wait a second 690 मिलियन लोग जो हैं 2019 के अंदर दे हैव फेस्ड हंगर। ये 10 मिलियन ज्यादा है, 10 मिलियन ज्यादा है फ्रॉम 2018। आप बोल रहे हैं कि हमें जीरो हंगर चाहिए 2030 तक, और हो क्या रहा है आपके यहाँ पे, हंगर के जो लोगों को सहन करनी पड़ रही है वो चीज इंक्रीज कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो क्रॉनिक हंगर है वो 2014 तक, जो बहुत सिवियर हंगर है वो 2014 तक तो आप रिड्यूस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से अब एक सेम ट्रेंड चल रहा है, स्लो राइज का इन दी क्रॉनिक हंगर। तो क्रॉनिक हंगर भी इंक्रीज हो रही है, अंडर नरिशमेंट, माल नरिशमेंट सब कुछ इंक्रीज कर रहा है दुनिया में। आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हंगर का इशू कहाँ पे है, तो आपको अफ्रीका नहीं लिखना है, एशिया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा रीजनल हॉटस्पॉट है, जहां पे सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हंगर है, वो है एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका है, एंड फिर अफ्रीका के बाद लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन आता है। तो सबसे ज्यादा हंगर का इशू कहाँ पे है, एशिया में, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज आती हैं जहां पे हंगर का इशू है। अब हंगर का मतलब क्या है, कि जब आपको जितना डाइट चाहिए आप उतना नहीं कंज्यूम करते हैं, तो यू आइदर गेट अनकंफर्टेबल, और आपको किसी ना किसी टाइप का फिजिकल सेंसेशन होता है, पेन होता है, तो वो हंगर की कैटेगरी में आता है। तो हंगर से क्या होता है कि आगे जाके अंडर नरिशमेंट होती है, माल नरिशमेंट होती है, ठीक है। हमने जब ऊपर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात की है, वहां पे मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको यही चीज बोली है कि सबसे ज्यादा बर्डन किस पे पड़ता है, चिल्ड्रन पे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का हाफ ऑफ जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो चिल्ड्रन पे पड़ता है। जीरो हंगर का भी जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है किस पे पड़ता है, चिल्ड्रन का। चिल्ड्रन में इशू होता है स्टंटिंग का एंड वेस्टिंग का। तो आप लोग क्या मुझे कॉन्टेक्ट अपना यहाँ पे बता सकते हैं कि स्टंटिंग और वेस्टिंग का क्या मतलब होता है। जब बच्चों को सफिशिएंट डाइट नहीं मिलता है तो स्टंटिंग का और वेस्टिंग का इशू होता है। तो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग का क्या मतलब है, स्टंटिंग में आप बहुत ज्यादा शॉर्ट हो, वेस्टिंग में आप बहुत ज्यादा थिन हो, ठीक है। ये ग्रोथ के इंडिकेटर्स होते हैं कि एवरेज आपका हाइट और वेट कितना होना चाहिए। तो जब आपका हाइट की बात आती है वहां पे स्टंटिंग याद रखना है, हाइट से स्टंटिंग, वेट पे वेस्टिंग, डब्ल्यू से वेट, डब्ल्यू से वेस्टिंग। इफ यू आर टू थिन तो वेस्टिंग बोलेंगे चिल्ड्रन में, अगर आपका हाइट कम है तो स्टंटिंग होगी, कि इससे ज्यादा जो हाइट है बच्चे की इंक्रीज नहीं कर पा रही है, ठीक है। प्लस एक गलत न्यूट्रिशन से ओवरवेट भी बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सब इशू आ रहे हैं, ये इस रिपोर्ट ने बात की है कि बच्चों में स्टंटिंग वेस्टिंग हो रही है, ठीक है। और माल न्यूट्रिशन इंक्रीज हो रही है। माल न्यूट्रिशन इंक्रीज होने का एक बहुत बड़ा जो उन्होंने रीजन बताया है, उन्होंने बोला है कि अफोर्डेबिलिटी, जो न्यूट्रिशियस फूड है दैट इज नॉट अफोर्डेबल। अब यूएस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल पॉवर्टी थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताया 1.90 डॉलर पर डे है, ठीक है। कि इतना पर पर्सन अगर आप कमा रहे हैं, इससे ज्यादा तो आप पुअर नहीं है, वर्ल्ड बैंक ने ये चीज बोल रखी है। लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखें कि इफ यू वांट कि आपके आपको प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स
व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, विटामिन जो भी रिक्वायर्ड है, अगर आपको वो वाली प्रॉपर नरिशमेंट वाली डाइट लेनी है तो वो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हंगर पैसे की भी बात है, न्यूट्रिशियस फूड भी लोगों को अवेलेबल नहीं है। सब सहारन अफ्रीका में 50% और साउथ एशिया में 50% से ज्यादा ऐसी पॉपुलेशन है जो न्यूट्रिशियस फूड जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाती। आप पेट भर लेते हो, कई केसेस में ऐसा है, आप पेट भर लेते हो कि चलो रोटी खा ली पेट भर के, लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो आपको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण फिर आपको क्या होता है, आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं। जब आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं फिर आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, आप गरीबी, आपको लोन लेके अपना इलाज कराना पड़ता है, आप और गरीबी में नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो अब हंगर भी हम कम नहीं कर पाएंगे, पॉवर्टी नहीं कम कर पाएंगे, तो हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे लोग हैं दुनिया में भी हैं, चाहे हमारे सिटीजन हैं, तो अपना पूरा जो पोटेंशियल है वो कभी भी लाइफ में अचीव ही नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ किस चीज पे, आप उठे सुबह, आपके माइंड में कि यार खाने को कुछ नहीं है, मजदूरी की, खाना खाया, बस आपका वहीं पे है। आप अपना ट्रू पोटेंशियल कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे, आप एज एन एसेट भी नहीं है एक कंट्री के लिए, क्योंकि आपने कभी अपना ट्रू पोटेंशियल जो है वो रियलाइज ही नहीं किया, ठीक है। तो अफोर्डेबिलिटी का इशू है, न्यूट्रिशन का इशू है, डिस्प्रपोर्शनेट जो चिल्ड्रन है उन पे जो इम्पैक्ट का इशू है। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, एक तो आपको डाइट्स लोगों की इंप्रूव करनी पड़ेंगी, लोगों को कॉन्शियस करना है कि अनहेल्दी डाइट्स नहीं, हेल्दी डाइट्स की तरफ मूव करना है, और न्यूट्रिशियस जो फूड है उसे हमें अफोर्डेबल बनाना है, जो हमारा सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे हमें सुधारना है। एग्रीकल्चर के अंदर हमें चेंजेस थोड़े से करने पड़ेंगे कि हम ऐसी फसलें ही उगा दें जिसमें ऑलरेडी जो है वहां पे विटामिन और जो है प्रोटीन का जो मात्रा है वो ज्यादा है, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इम्प्रूव करना है, लोकल प्रोड्यूसर जो हैं उन्हें हमें सपोर्ट करना है, चिल्ड्रन का जो न्यूट्रिशन है उसे हमें जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो हम जो है हंगर फाइट कर पाएंगे। तो पैसा जो है लोगों को, लोग जब पॉवर्टी से बाहर आएंगे तभी वो खाना अफोर्ड कर पाएंगे, प्लस अगर वो खाना अफोर्ड कर पाते हैं तो उनकी चॉइसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। चॉइस, एक तो उनके अंदर आप अवेयरनेस लेके आओ कि कैसा खाना खाना है, बाकी अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, खाने को अफोर्डेबल बनाओ, है ना। इवन इफ आप नॉर्मल भी देख लो, इट इज अ वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल, आप सैलड लेने जाओगे 200 रुपए का आ रहा है, आप कोई बर्गर लेने जाना है वो 30 रुपए का आ रहा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बर्गर के अंदर जीरो है, ठीक है। तो आपको लोगों की चॉइसेस, न्यूट्रिशियस फूड की अवेलेबिलिटी, एग्रीकल्चर के अंदर चेंजेस, ठीक है, वो करना पड़ेगा। डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पे जो है दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, उनको सेल्फ सफिशिएंसी में हेल्प करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जहां जहां पे इश्यूज हैं वहां पे आपको ऐसे रेवोल्यूशंस लाने पड़ेंगे, लोगों को जो है हेल्प करना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे जहां पे हम हेल्थ में भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें मल्टीपल चीजों के अंदर जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक किसी को कोई इशू है तो आप मुझे बताइए। चलो, रियल मी नोट, अच्छा, आप बताइए आपको क्या डाउट है। आई एम अलाउइंग यू टू टॉक, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, 050114, प्लीज अनम्यूट अगर आपको कोई डाउट है, अगर गलती से हैंड रेज हो गया देन आई मूव ऑन। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है, डाउट सिमरनदीप, हाँ। हाँ जी सिमरनदीप बोलिए। मैम सस्टेनेबल गोल्स जो हैं डेवलपमेंट के, हु सेट्स दोस? कंट्रीज ने मिलके आपस में यूएन में उन्हें सेट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। थैंक यू मैम। व्हाई, हेलो, यस मैम। जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं उन्होंने मिलके यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाके जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें सेट किया था। उससे पहले हमारे पास थे मल्टी डायमेंशनल जो है
वो गोल्स है हमारे पास। फिर हमारे पास हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि ज्यादा ब्रॉड हैं, नंबर ऑफ गोल्स भी ज्यादा हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे एक तो इंटरनेशनली डिसाइड किया गया कि ये गोल्स होंगे, फिर नेशनल लेवल पे जो है हम उन्हें अचीव करने के लिए हम अपने पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक मैम है, दे अंडरगो रिविजन्स की कुछ टाइम पीरियड के लिए फिक्स्ड होते नहीं हैं? अभी हमने 2030 तक के टारगेट बना लिए कि हमें ये अचीव करना है। ओके, हमने मल्टीपल टारगेट्स बना लिए मेजर ब्रॉड गोल्स के अंडर। 17 हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन 17 के अंदर फिर और आगे मल्टीपल हमने पॉइंट्स रखे हैं कि ये हमें अचीव करना है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। हाँ जी, और किसी को अभी कोई डाउट है? किसी और को कोई डाउट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग? क्या आप हैव यू लाइक गाइस डन एनवायरनमेंट हो चुका है आपकी क्लास में, या इकोनॉमिक्स अभी हुआ है? चलो नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं इतना बता देती हूँ कि वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं कि हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर चाहिए सबके लिए, हमें एक दुनिया में इसमें रहना है। वी नीड सस्टेनेबल जो है फ्यूचर सबके लिए, सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, इसकी बात करते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये हमने 2015 में 2015 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो मेंबर नेशंस हैं उन्होंने मिलके एक यूएन रेजोल्यूशन पास किया था। उस यूएन रेजोल्यूशन में 2030 एजेंडा है, जिसमें हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, तो अभी हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर मेन गोल्स हैं, उसके बाद हमने फिर सब इसके अंदर गोल्स बना रखे हैं। ठीक है, हमारे पास 17 गोल्स हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, पहला गोल क्या है? पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है नो हंगर। ठीक है, उसके बाद अगला है गुड हेल्थ, उसके बाद है गुड एजुकेशन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको, आपके पास ये जो गोल्स हैं आपको याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, जब अब आप करते हो स्वच्छ भारत की बात, अब आपने स्वच्छ भारत की बात की है, तब आप हमेशा ये चीज बोलोगे कि ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा 6 है वो सैनिटेशन से रिलेटेड है, तो उसे भी अचीव करने में हेल्प करता है। कोई भी पॉवर्टी रिलेटेड आता है तो हम बोलेंगे ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 अचीव करने में हेल्प करता है। कोई भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्नमेंट अगर कोई पॉजिटिव स्टेप लेती है तो हम बोलेंगे ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जो है क्लाइमेट एक्शन का, वो अचीव करने में हेल्प करता है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप A to Z सारे ही याद कर लो, वेल एंड गुड, लेकिन एटलीस्ट जो आपके 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं अचीव करेंगे तो कोई पेनल्टी लगने वाली है या कुछ होने वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जो 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं ये हमने यूएन जनरल असेंबली में डिसाइड किया हुआ है। अगर आप चाहो, इफ यू वांट, शुड आई गिव अ ब्रीफ ऑफ यू इन द पीडीएफ? हाँ जी करण, क्या डाउट है आपको? करुण उपल, क्या डाउट है आपका? आप कैन यू प्लीज अनम्यूट? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, आई हैव अ डाउट कि जो इससे पहले हम विमेन परमानेंट कमीशन की बात कर रहे थे, हाँ जी, तो उससे पहले जो कंसिडरेशंस थी वो डिफरेंट थी कि विमेन को जो है वो ऑफिस जॉब ही ज्यादा सूट करती हैं एज पर the biological tests that were conducted earlier in the earlier reports ना। तो उसके बाद अब सारे 10 के 10 कमीशन खोल दिए वुमेन के लिए। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन रादर, बट कैन यू प्लीज अपडेट मी ऑन व्हाट ग्राउंड्स दे कैन थिंक दैट दे कैन काउंटर ऑन द बॉर्डर्स और द अदर एरियाज वेयर द मेन आर वर थॉट टू बी मोर सुटेबल अर्लियर। हाउ आर मेन मोर सुटेबल? नहीं, एज मैम देखिए, since we all are mature enough to talk on the every topic concerned, there is a biological difference. And on the high altitude or the border areas, or in the Siachen Glacier, if I talk about, or in Jammu and Kashmir, or in the Naxalite areas, where the men army was deputed earlier on an exclusive basis, will it be at par working with women there?
हाँ इट विल बी यार, आप ये तो बॉडी की कंडीशनिंग है। अगर आप उतना ही वर्कआउट जो है वुमेन से करवाएं, उनकी बॉडी की अगर वैसी कंडीशनिंग होगी तो व्हाई कांट दे फाइट हायर एरियाज में। मैम पुरानी रिपोर्ट्स है ना, वो आपने भी गौर किया होगा मैम, वो हाँ कि जो ये बोला जाता है कि वुमेन है हाँ दे जी मैम, कैन। सिंस माय ब्रदर इज लेफ्टिनेंट कर्नल, तो मुझे हाँ इसके बारे में थोड़ा, इसके मैं इन्वॉल्व था, मैं मुझे मालूम था कि हाँ जब ये 2 कमीशंस खुले थे, हाँ तो ऑब्वियसली फिर अब जो नई रिपोर्ट्स हैं उस मुताबिक तो एट पार ही, अब तो फिर जैसा लेफ्टिनेंट कर्नल सियाचिन में, कारगिल में मेल खड़ा होगा, वैसी फीमेल खड़ी होगी। हाँ जी। देखो ठीक है। सबसे पहली हाँ बात है जी। कि आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है? ओके। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आर्मी की बात है, ठीक है? तो पहली बात तो जो टेस्ट होंगे, वो एक तो आप इक्वल रखो फॉर मेन यस मैम। एंड वुमेन। बात तो यस मैम। कैपेबिलिटी की है ना, अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट द जेंडर, इट्स अबाउट द कैपेबिलिटी। यू कांट से कि अच्छा लड़कियों ने सिर्फ 100 मीटर दौड़ लिया, ये सिलेक्ट होगी, लड़के दे हैव टू रन फॉर 10 किलोमीटर्स, ठीक है? तो यस मैम। अगर आप वो वाले पैरामीटर्स इक्वल रखते हो, जहाँ पे फिजिकली जितना स्ट्रेन मेन ले रहे हैं, अगर वुमेन भी लेते हैं, अगर दे आर आल्सो एबल टू क्लियर द टेस्ट, तो देयर शुड बी नो इशू। एक तो जहाँ पे फिजिकल बैरियर है, इट कैन ऑलवेज बी क्रॉस। जितनी स्ट्रेंथ है वो डेवलप की जा सकती है, ठीक है? वो कोई ओके इशू नहीं है। जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है उसे फाइट करना है कि नहीं नहीं बायोलॉजिकल ये डिफरेंस है, तो वो कैसे कर पाएंगी? दे विल बी एबल टू डू इट। बस ये कि आप जैसे बाकियों मेन के टेस्ट ले रहे हैं, वुमेन के भी टेस्ट ले लो, मैम, एंड डोंट यू यू थिंक अलाउ दैट देम। देयर इज अ हिडन रीजन कि more men are not applying for armed forces, this is why they have opened for women, नहीं ऐसा this कुछ is नहीं the है। underlying reason, this आई was डोंट the थिंक दिस इज एन इशू, क्योंकि गवर्नमेंट पे बहुत टाइम से प्रेशर भी है, इंटरनेशनल लेवल पे जब अलाउ कर रहे हैं। अब यू लुक एट इजराइल एंड ऑल दीज कंट्रीज जहाँ पे वुमेन आर अलाउड एंड उतना ही उनका ट्रेनिंग वगैरह होता है, तो दे आर एबल टू फाइट। Ma'am, but the contrast of population, the composition of population is different from Israel or other countries from the India, and moreover, the topographic or the geographical areas हाँ in which we are having in India, being हम्म the 7th largest country of the world, हम्म that is a matter of concern too, हम्म। because we do not have the same terrain over all over. We have, we have different 5 terrains. तो वहाँ पे यू लिसन, अगर आपको आज सियाचिन में भेज दिया पे, आप सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है? जितने भी वो सबकी ट्रेनिंग ही तो होती है ना, देन दे आर एबल टू फाइट। तो वैसे ही वुमेन की भी हो सकती है। ये तो एक, हाँ ठीक है, ये आप बोलते हैं कि नहीं वुमेन कैन नॉट फाइट, बायोलॉजिकल रीजंस है, दे उनको फिर दे टेक मैटरनल लीव्स एंड देन दे हैव दीज yes प्रॉब्लम्स, है ma'am, ना? तो yes ये सब these are इश्यूज the होते हैं। तो फिर हाँ जी। ये वुमेन के पास एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आपने तो पहले अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रखी थी उनको पार्टिसिपेट करने की, अब Okay, एटलीस्ट आप उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। so this is the better side of coin rather. हाँ, कि अगर Okay. वो उतना वो दे आर एबल टू क्लियर ऑल दी मेंटल टेस्ट एंड ऑल दी फिजिकल टेस्ट, तो व्हाई नॉट? ये उनकी, नहीं अगर उनपे कोई बायोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, वो अगर फिर भी दे वांट टू वर्क फॉर द नहीं, नेशन, तो वो this कर is the सकते हैं। answer that they हाँ, have been given the chance. Thank you, I got my अपॉर्चुनिटी की answer. इम्पोर्टेंट है। नहीं, this is equality of opportunity. Thank you, हाँ, ma'am. This may be the answer on the other side of the coin rather. ओके So thank you, ma'am. Thank you very ओके। much. विक्रम, दीज आर नॉट इररेलेवेंट क्वेश्चंस। अगर आपको पता है कि जो पीपीएससी के चेयरमैन होते हैं वो हमेशा आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं, डोंट यू थिंक दे विल आस्क ऑल दी फीमेल्स के डू यू थिंक ये होना चाहिए? तो दीज आर नॉट इररेलेवेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग कि आपको सिर्फ प्री क्लियर करना है, यू हैव टू क्लियर मेंस एंड यू हैव टू क्लियर इंटरव्यू, ठीक है? तो व्हाट ही वाज आस्किंग वाज वेरी इररेलेवेंट, ठीक है? अगर आपके पास कमीशन में कोई पेट्रियार्कल माइंडसेट वाला है एंड दे थिंक women are going to be a distraction in the army, women will not be able to do this, they if they will, it will have a negative impact on the family system, and if women get pregnant and then they take leave for 1 year and still they are, why they should be treated equally? When the one statement, when God has not treated them equally, why we should treat them equally? तो ये सब prejudices को fight करना है। You must have a opinion कि वुमेन को आर्मी में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर आपका रिग्रेसिव माइंडसेट है, कैसा माइंडसेट है, तो ये सब कुछ तो पूछा जाएगा आपको व्हेन यू प्रिपेयर। अब इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग इन द इंटरव्यू, ऑलवेज इमेजिन कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप क्या बोलेंगे। हर चीज पे आपका क्लियर एक होना चाहिए कि वुमेन, आपको सिर्फ वुमेन शुड हैव एन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है? कि वुमेन कैन नॉट फाइट, ये सब नहीं होना चाहिए। तो यू शुड हैव अ क्लियर माइंडसेट। अगर इरेलीवेंट, अगर इरेलीवेंट होगा, आई विल टेल यू कि इरेलीवेंट है या नहीं है क्वेश्चन, ठीक है?
और किसी को कोई इशू है? नहीं तो फिर मैंने जो पिछली बारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का जो टॉपिक कवर किया था वो हम करेंगे। किसी को कोई इशू है तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम आगे की बात करते हैं। जब एक आपको ये भी चीज बोल देना है कि जब आप देश के लिए फाइट करते हो ना, तो आप एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया फाइट करते हो, यू डोंट हैव योर जेंडर, ठीक है? क्योंकि कोर्ट ने ही बोल दिया है कि वुमेन को हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है, हमें सेक्स स्टीरियोटाइप को फाइट करना है, ठीक है? हमें पैट्रियार्कल नोशंस को फाइट करना है, ठीक है? एंड वी कैन यू कैन नॉट रिफ्लेक्ट this poorly on the women ke they cannot fight. Okay? चलिए, फिर अभी मैंने इस पीपीटी में तो नहीं ऐड किया, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू के जो हमारे पास, एक सेकेंड, चलिए, मुझे लगता है मुझे बोल के बताना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से यहाँ पे वी हैव अ बिट ऑफ स्पेस, ठीक है? तो अभी आपको पता है विकास दुबे का जो है एनकाउंटर हुआ था, ठीक है? आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट कि विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, ठीक है? जिसको लेके अब ये इशू उठा है कि क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग्स हैं वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये पूछा जाएगा आपको पेपर में, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, ठीक है? हाँ जी, एग्रीकल्चरल जो ऑर्डिनेंसेस हैं ये मैं आपको जब एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगी बिकॉज ऑफ लेस टाइम, ठीक है? तो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू, तो एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस हम करेंगे, फार्मर्स उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, इसका मैं आपको वीडियो भिजवा दूंगी, ठीक है? शाम तक या कल तक आपको मिल जाएगा, ओके? तो अब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, तो हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, ठीक है? अब जस्टिस के ना दो तरीके हैं, अगर कोई क्रिमिनल है, जस्टिस के दो तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है रेट्रिब्यूटिव, रेट्रिब्यूटिव जस्टिस क्या होता है कि इसमें आप जो है बंदे को पनिश करते हैं, कोई भी इंसान है, आपको लगता है अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, आप उसे पनिशमेंट देंगे। तो ये जो अभी हमारा जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुआ है, इट इज अ काइंड ऑफ रेट्रिब्यूटिव जस्टिस, कि आपको लगता है कि रिहैबिलिटेशन का कोई चांस नहीं है, रिफॉर्मेशन का कोई चांस नहीं है, आप किसी ने गलती की उसे मार दो एंड बात खत्म। तो क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन लॉज नहीं फॉलो होने चाहिए? क्या वहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो होना चाहिए? या फिर जो हमारे यहाँ पे जो एक मॉब मेंटालिटी है कि इंस्टेंट जस्टिस चाहिए हमें, कि वही एन आई फॉर एन आई, क्या वो चीज होनी चाहिए? ठीक है, तो ये जो इश्यूज हैं ये इसमें रेज होते हैं। सेंटिमेंट पब्लिक का क्या है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजंस नहीं लेंगे एज एन ऑफिसर, ठीक है? अब एक्स्ट्रा जुडिशियल से हमें इशू क्या है? पहली बात तो ये कल्चर प्रमोट हो जाएगा एनकाउंटर का, ठीक है? कल आप फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हो सकता है कि कल जो पर्सनल किसी से कोई इशू हो किसी पुलिस ऑफिसर को, वो उसको एनकाउंटर करके मार दे, तो पुलिस इम्प्यूनिटी और क्या काउंटर एनकाउंटर का कल्चर प्रमोट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या एनकाउंटर करने से लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हो जाता है? वी ऑल नो, दिस इज कॉमन नॉलेज, कि इंडिया का जो सेंट्रल इंडिया में यूपी बिहार झारखंड है, जो बीमारू स्टेट्स रही हैं पहले या भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे जो है हमारे पास बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, और सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स भी यूपी में होते हैं। तो क्या वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन सुधरा? नहीं। आप एक पर्सन को मार के क्या कर लोगे? ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर ही आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। फिर जो पब्लिक का इतना ज्यादा सपोर्ट है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेके, पीपल सेलिब्रेटेड इट, पीपल सेलिब्रेटेड इट दिस टाइम ऑल्सो, पीपल सेलिब्रेटेड इट व्हेन दैट एक रेप केस हुआ था, वहां पे भी जो है 4 लोग थे वहां पे, उन्हें मार दिया गया था एनकाउंटर में,
ठीक है, तो लोग इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये हमें दिखा रहा है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में से विश्वास उठ गया है, हमारा अपने कोर्ट से विश्वास उठ गया, हमारे लॉ एंड ऑर्डर से जो है विश्वास उठ चुका है। तो इट इज वेरी अ नेगेटिव पॉइंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं, जहां पे रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ कहाँ पे रहा? यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो है ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट है। आप किसी का राइट टू लाइफ वायलेट नहीं कर सकते हैं, राइट टू लिबर्टी वायलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाहे एक वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, उसके पास भी फंडामेंटल राइट है। ही हैड द राइट, विकास दुबे, के उनका जो केस है वो हेयर किया जाए, पूरा जो है प्रोसीडिंग्स हो सकता है इट इज जस्ट अ कवर अप। ठीक है, कि उन ही हैड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच वाज ट्राइंग टू बीइंग कवर्ड अप। ऑल दिस अपार्ट, अंडर आर्टिकल 21 उसके पास राइट था, ठीक है, अपने जो है पॉइंट आगे रखने का, या जो भी है पूरा एक वो सिस्टम जो है वो फॉलो होता। तो ये सब इश्यूज हैं। तो क्या इंडिया में एनकाउंटर्स हमने अपने आईपीसी में अलाउ कर रखे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जो हमारी पुलिस है, कभी भी डायरेक्टली उन्हें ऑर्डर्स नहीं है, मतलब अंडर लॉ तो ये अलाउड नहीं है एनकाउंटर करना। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में जो है पुलिस ऑफिसर जो है एनकाउंटर हो सकता है, या जहां पे एक्सट्रीम ऐसा सिचुएशन आ गया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको गोली चलानी पड़ गई, वहां पे एक्सट्रीम सिचुएशन की या तो आपको सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़गी, या फिर इट वाज द लास्ट रिजॉर्ट कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको चलानी ही पड़नी थी। वहां पे कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली जो है आपको एनकाउंटर्स अलाउड नहीं है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है पुलिस को अलाउड नहीं है। अभी भी आप देखेंगे हर केस में पुलिस क्या बोलती है कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाइए, कि उसने बंदूक छीन ली थी और वो मारने लगा, तो ये सब तो अंडर सेल्फ डिफेंस ही ये सब होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या बोला है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्या बोला है, कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का यही कहना है कि जहां पे भी एनकाउंटर होते हैं, सबसे पहले वहां पे एफआईआर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन वो थाने वाले लोग करेंगे, बाहर के कोई थाने वाले आके इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एफआईआर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि फेक एनकाउंटर था, तो उस क्रिमिनल जिसका एनकाउंटर हुआ है उसे उसके घर वालों को कंपनसेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, जो पुलिस वाले हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी जो पुलिस है उसकी ट्रेनिंग की कमी है। अगर कोई भी हल्का सा भी पैनिक का सिचुएशन आ जाता है, पुलिस के दिमाग में फर्स्ट चीज ये नहीं आनी चाहिए कि चलो गोली चला दो। उनका इतना एक ट्रेनिंग होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने चाहिए कि कल कोई इशू होता है तो उन्हें कैसे मूव करना है। पहला दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि गोली चला दो। ठीक है, तो आपको पुलिस को ट्रेन करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको अपने क्रिमिनल रिफॉर्म सिस्टम, क्रिमिनल जो जस्टिस रिफॉर्म सिस्टम है उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में हम हीरो वर्शिप करते हैं कि पुलिस की वाह कर दी कि इन्होंने तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेके बहुत अच्छा काम कर दिया। पब्लिक सपोर्ट कर रही है, पॉलिटिकल सपोर्ट कर रही है, उन्हें इनाम प्रोवाइड किए जाते हैं पुलिस वालों को, हीरो वर्शिपिंग हो रही है। ये क्या दिखा रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूशन इतने इनइफेक्टिव हो गए कि लोग गोलियां चलने पे खुश हो रहे हैं। तो इट इज ऑल, यू विल नेवर सपोर्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इन योर पेपर। आई डोंट केयर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, नेवर राइट पेपर में कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग सही बात है। वो जो प्रियंका रेड्डी केस हुआ था, दैट वाज नेवर राइट दिस। आपको फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ की बात करनी है। ठीक है, क्योंकि आप इम्प्यूनिटी का कल्चर प्रमोट नहीं कर सकते हैं देश में। आपको करना क्या है, कहीं पे भी अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वहां पे एफआईआर होनी चाहिए। और घूम फिर के बात कहाँ पे आती है, लॉ एंड ऑर्डर पे। लॉ एंड ऑर्डर कैसे रिफॉर्म होगा, वहां पे आपको अपना कोर्ट्स को, वहां पे अपने आपको पुलिस को इन्वेस्टिगेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। पुलिस का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा कम है, पुलिस पे बर्डन बहुत ज्यादा है। तो जितने भी रिफॉर्म सिस्टम है जो आपको गवर्नेंस में पढ़ाए जाएंगे, वो सब आपको इस आंसर में डालने हैं कि कैसे जो है आप सपोर्ट कम कर सकते हैं इन सब चीजों का। लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो एनकाउंटर करने की जरूरत ही क्या है आपको।
अगर इतने लेवल का क्राइम ही नहीं हो रहा, अगर आपको पता है कि अगर क्रिमिनल पकड़ा गया उसे सजा होगी, अभी लड़कों के माइंड में क्या है, लोगों के माइंड में क्या है कि कुछ भी क्राइम कर दिया, बेल तो मिल ही जानी है, चाहे एसिड अटैक कर दो, चाहे रेप केस हो जाए, चाहे मर्डर कर दो, हमें बेल मिल जानी है। जो लोग अमीर लोग हैं सालों साल केस लटकाए रहेंगे, तब तक तो जिंदगी निकल जाती है आपकी, इसलिए लोग बोलते हैं कि चलो एनकाउंटर कर दो। तो अगर यही चीज नहीं होगी, अगर स्पीडी जस्टिस होगी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अच्छा होगा, तो आप कभी भी जो है एनकाउंटर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जी, प्रिंस ने लिखा है कि पॉलिटिकल लीडर्स का सपोर्ट होता है जहां पे एनकाउंटर्स होते हैं। हाँ जी, अब ये बोला जाता है कि सपोर्ट होता है, पुलिस का सपोर्ट होता है, बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट होता है। तो जब आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वहां पे हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो पॉलिटिक्स है उनका जो इंटरफेरेंस है वो पुलिस में कम होना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिशियन ऑर्डर देता है, वो रिटन ऑर्डर दे, जहां पे रिटन ऑर्डर पॉसिबल नहीं है वहां पे एटलीस्ट डिजिटल हो, वॉइस रिकॉर्ड हो, कुछ भी हो जिसके थ्रू उसका एक रिकॉर्ड हो सके। ठीक है, जहां पे अगेंस्ट लॉ है, अगर वो ऑर्डर अगेंस्ट लॉ है, तो पुलिस के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो इस ऑर्डर को ना माने। तो ये सब रिफॉर्म्स की बात है कि रिफॉर्म्स होंगे तो ही ये करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, डिलेड जस्टिस जो है वो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, विजय कुमार, हाँ जी, आपका क्या डाउट है, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आई वांटेड टू नो कि जो ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਮ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਬਜੈक्ट है ਜਾਂ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ? जुडिशरी किसका सब्जेक्ट है मतलब? हाँ, जुडिशरी किसके नीचे आती है? जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है इंडिया में, किसी के अंडर नहीं आ रही है। हमारे पास 3 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। ये आपस में एक दूसरे को आपने पॉलिटी कर ली है क्लास में? ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਮ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੈ? ये डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट कौन सा है। आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं कि इस पे जो सेंटर बना सकता है लॉ, कुछ पे स्टेट लॉ बना सकता है, कहीं पे दोनों के पास पावर होती है। ठीक है, तो अगर वो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वहां पे जो है वहां पे स्टेट लॉ बनाएगा, जहां पे दैट आई नो मैम, आई एम आप जस्ट लॉ एंड आस्किंग। ऑर्डर की बात कर रहे हो, तो लॉ एंड नहीं, ऑर्डर आई स्टेट नो मैम, आई एम आस्किंग अबाउट जुडिशरी। आप मेरे को लॉ की बात पूछ रहे हो एंड देन आप पूछ रहे हो कि जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी किसी के अंडर नहीं आती है। अगर आप जुडिशियल किसकी बात कर रहे हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हो, पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हो, किस चीज की बात कर रहे हो? ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? मैरिज जो है वहां पे तो है स्टेट बनाएगा वो। आप जुडिशरी वर्ड गलत यूज कर रहे हो, आपको लॉज की बात करनी है कि देखो, आप सुन लो पहले मेरी बात। हमारे ना शेड्यूल में डिवाइडेड है कि कौन से टॉपिक पे कौन लॉ बनाएगा। कहीं पे सेंटर लॉ बनाता है, कहीं पे स्टेट लॉ बनाती है, कहीं पे दोनों के पास पावर्स हैं, और जो जो टॉपिक लिस्ट में नहीं है वहां पे सेंटर के पास पावर होती है। ठीक है, तो जैसे पब्लिक ऑर्डर है वो स्टेट के पास है। ठीक है, टैक्सेशन की पावर है वो किसके, अलग अलग डिवाइडेड है, टॉपिक्स डिवाइडेड हैं, कुछ में सेंटर के पास पावर है, कुछ में स्टेट के पास पावर है। जुडिशरी एज सच अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट। जुडिशरी कोई लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ कि जुडिशरी पे लॉ कौन बनाएगा। ओके, ठीक है मैम। आप पॉलिटी करेंगे वहां पे आपको ये सब समझ आ जाएगा। नाउ इज नॉट द टाइम के हम अभी यहाँ पे ये वाला सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज रीड दी एनसीईआरटी +1 की एनसीईआरटी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ख्याति, क्या डाउट है आपका? ख्याति, क्या डाउट है आपका? अरे गलती से मत करिए। चलिए, देखो, जुडिशियल रिफॉर्म्स की जहां पे बात है वहां पे पहले तो जुडिशरी को खुद जो है वहां पे रिफॉर्म्स में आना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को मिलके ही जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स हो सकते हैं। आपको पता है जुडिशियल रिफॉर्म के लिए जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए बिल आया था। ठीक है,
उसको जो है रिजेक्ट कर दिया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोल के कि दैट इज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, तो फिर ये लॉस तो है, लॉन्ग टर्म है, इट विल दिस इज तो अनदर टॉपिक, ये आपकी पॉलिटी की क्लास में होगा, वी विल नॉट बी डिस्कसिंग इट राइट नाउ। ठीक है, जो डाउट था विजय का, लॉज जो हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं, स्टेट असेंबलीज में भी बनते हैं, डिपेंडिंग कि वो जो सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है या यूनियन लिस्ट में आता है या स्टेट लिस्ट में आता है या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो ये उस हिसाब से डिवाइड होता है। लॉ जो है वो पार्लियामेंट में बनता है, बिल इंट्रोड्यूस होता है, जिसके बाद वो पास होता है, जैसे लोकसभा में राज्यसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट उसे जो है अपना असेंट देगा, उसके बाद वो लॉ बनता है। अगर जुडिशियल रिफॉर्म्स भी करने हैं तो उसके लिए भी आपको कोई लॉ पास करने पड़ेंगे। वो अगर आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आने हैं, आप कोलेजियम सिस्टम को हटा के दूसरा सिस्टम लाना चाहते हैं जजेस को अपॉइंट करने का, तो लॉ बनेगा। लेकिन लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट हो। कुछ भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट होगा तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसे आने नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है, जो हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही है। कुछ डिले है क्लासेस में, जिसके आज लेट क्लास शुरू हुई है, तो आई विल रिकॉर्ड वन मोर क्लास। आपको रिकॉर्डिंग जो है पोर्टल पे इसके साथ आपको अपलोडेड मिल जाएगी। ठीक है, तो जो टॉपिक्स रह गए हैं वो मैं वहां पे आपको करवा दूंगी। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन जो है वो यहीं पे खत्म करते हैं।